नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होठ पे चोट। मानवीय गतिविधियों और क्रियाकलापों के कारण दुनिया का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा है परिवर्तन। अब देखिए, मानव जीवन के हर पहलू के साथ ही जलाशयों और नदियों के लिए खतरा बन चुकी है। ये ऐसे क्रियाकलाप है जो न सिर्फ पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं बल्कि अपने खुद के जीवन को भी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र समेत प्रमुख जलाशयों और नदी घाटियों में कुल जल का भंडारण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे लोगों को गंभीर जल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ती इसी जल संकट की गंभीरता को दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई चिंताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल 2024 तक देश में प्रमुख जलाशयों में उनके उपलब्ध पानी में उनकी जो भंडारण क्षमता है अनुपात में 30 से 35% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि हाल के वर्षों की तुलना में सबसे बड़ी गिरावट है, जो सूखी जैसी स्थिति की ओर इशारा करती है, जिसके मूल में अब अल नीनो घटनाक्रम का प्रभाव और वर्षा की कमी को बताया जा रहा है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानव और जीव जंतुओं के अलावा जल कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन क्रियाओं के लिए भी बेहद आवश्यक है। परंतु आज गंभीर स्थिति और भी हो जाती है। भारत में तो इससे ज्यादा गंभीर परिस्थिति है ही, लेकिन राज्य दर राज्य की अगर तस्वीरों को की बात करें हम, तो वहां भी लगातार जल संकट की तस्वीरें भयावह हो चली है। अनियोजित तरीके से औद्योगिकरण, बढ़ता प्रदूषण, घटते रेगिस्तान और ग्लेशियर, नदियों के जलस्तर में गिरावट, वर्षा की कमी, पर्यावरण का विनाश, प्रकृति के शोषण और इनके दुरुपयोग के प्रति असंवेदनशीलता भारत को एक बड़े जल संकट की ओर धकेल रही है, ले जा रही है। भारत भर में 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर वर्तमान में 31% ही बचा हुआ है, जबकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसके 42 जलाशय वर्तमान में केवल 17% क्षमता है, यानी कितना ही पानी बचा हुआ है। और यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई सबसे कम जल क्षमता का प्रतीक है। स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी चिंताजनक है। पश्चिम की अगर बात की जाए तो वहां पर 34% और उत्तर की बात की जाए तो वहां पर 32.5% जलाशय की क्षमता बची हुई है। हालांकि पूर्वी और मध्य भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है। उनके पास में अपने जलाशयों की सक्रिय क्षमता का क्रमशः 40.6% है और 46 कुछ और प्रतिशत भी बताया जा रहा है। लेकिन देखिए, पिछले वर्ष अगर वर्षा की बात की जाए तो पिछली बार जो है बारिश कम हुई थी, विशेष तौर पर दक्षिण भारत में। 2023 का मानसून आसमान था क्योंकि यहाँ पर अल नीनो वर्ष भी था और एक जलवायु पैटर्न जो आमतौर पर इस क्षेत्र में गर्म और शुष्क परिस्थितियों का कारण बनता है और इससे काफी चिंता पैदा हुई। वर्तमान में सिंचाई भी प्रभावित हो रही है, जल संकट का सामना तो है ही, और इससे देखिए देश भर में पीने के पानी की उपलब्धता और जल विद्युत उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है, जिसके बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है। भविष्य को देखते हुए आने वाले महीनों में और भी अधिक गर्मी पड़ने की आशंका है, जो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में बड़ा जल संकट उभरने वाला है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं, इसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में महेंद्र मोदी जी जुड़े हैं। आप पूर्व डीजीपी है और जल गुरु भी है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा नीरज मेहरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले महेंद्र मोदी जी, आपसे ही मैं समझ लेता हूं कि रसातल में जल तो क्या होगा कल, क्या है आपका जवाब? कि जल की कमी के कारण जो परिस्थिति की भयावहता है, इसके बारे में करोड़ों बार कही जा चुकी है, अरबों बार कहा जा चुका है। और सिर्फ जितने भी सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उसमें आंकड़ेबाजी ही तो होती है। लेकिन आंकड़े आंकड़े बोलते रहने से क्या समस्या का समाधान होगा? मुख्य बिंदु है कि करना क्या है, कैसे तेजी से वाटर टेबल ऊंचा किया जाए, मुख्य बिंदु यह है। तो उसके लिए क्या हम सिर्फ सरकारों पर निर्भर रहें या जनता को अपनी इनिशिएटिव, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तुरंत लेनी चाहिए? यह मुख्य प्रश्न है, बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। क्योंकि सरकार क्या करती है? इंजीनियर्स पर, ब्यूरोक्रेट्स पर निर्भर करती है। इंजीनियर क्या करते हैं? टेंडर डालते हैं, ठेकेदार पर निर्भर करते हैं। ठेकेदार क्या करते हैं? मजदूरों से काम कराते हैं। अब मजदूरों में जो लोग वर्षा जल का काम करेंगे, उनका अगर प्रतिशत जोड़िएगा तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हम 99% लोग, 98% लोग 1-2% के मेहनत पर निर्भर हैं पानी के लिए।
ये बहुत ही सीरियस नौबत है, सीरियस बिंदु है। तो हमारा कहना है कि आज की तारीख में जितने भी हैंडपंप, बोरवेल, ट्यूबवेल, कुआं, मतलब हर तरह के कुआं हैं, अगर उनका प्रोजेक्टेड फिगर निकाला जाए 2011 के बाद फिर कोई प्रोजेक्टेड फिगर, कोई सेंसस इसका निकला नहीं, लेकिन मैंने प्रोजेक्टेड फिगर लगभग 16 करोड़ का निकाला है। और मेरा कहना है कि अगर आप साल भर में, एक साल में सिर्फ जी कर दिया, जी सारे के सारे 16 करोड़ कुआं, बोरवेल, ट्यूबवेल सब पानीदार बन जाएंगे, जलस्तर उनका ऊपर उठ जाएगा। तो छोटे छोटे कदमों से हम बड़े बड़े रिजल्ट देने वाले हैं। हमारी जो जनशक्ति है, पीपुल्स पावर है, उसका तो हम उपयोग करते ही नहीं। इसी कारण ये स्थिति बन रही है। और आंकड़ेबाजी करते करते तो बस सिर्फ सारे वर्कशॉप तो आंकड़ेबाजी ही कर रहे हैं। आप हमारी पुस्तक पढ़िए, ऐ मेरे प्यासे वतन, जो अभी प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है, और औपचारिक रूप से अभी इसका उद्घाटन, अनावरण होना बाकी है जी लेकिन इसमें मैंने पूरा समाधान दिया है, हर तरह के जलाशय का, तालाब का, कुआं का, हैंडपंप का, हर चीज का। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं 2022 का भी सर आपसे जिक्र करना चाहूँगा, चूँकि आपने भी चाहे प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण सुना होगा, उन्होंने गुजरात के किसी एरिया की बात की थी, वहाँ पर भी किस प्रकार से एक परंपरा है जिससे कि पानी का संरक्षण किया जाता है, जल का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा जो जलाशय है उनका निर्माण किया जाता है, छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का भी जिक्र किया था, जहाँ पर एक हलमा परंपरा है जिसके माध्यम से जल का संरक्षण किया जाता है। तो क्या ये जो तमाम कारगर तरीके हैं, इनके माध्यम से भी तो हम पानी बचा सकते हैं, तो ये तरीके देश भर में क्यों नहीं अपनाए जाते? जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि बेंगलोर में किस प्रकार से जल संकट आया, और इस तरीके से वहां पर जल संकट है कि लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इसके अलावा हमने दिल्ली की तस्वीरें भी देखी। जो छोटे छोटे हमारे कदम है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, इन कदमों के माध्यम से क्या हम देश भर में ऐसे कार्यक्रम नहीं चला सकते? क्या सरकारें इन कार्यक्रमों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकती? जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है, तो जो झाबुआ मध्य प्रदेश की आपने कहानी कही हलमा के बारे में, हाँ वह हलमा मैं खुद सम्मिलित हो चुका हूँ उसमें, और लखनऊ में भी गोंड, तो और ये फिर मैंने झारखंड में भी किया था। हाँ हलमा का मतलब ही है सामाजिक कार्यों के लिए जन सहभागिता, और लोगों की जन समस्याओं का समाधान उसी से निकालना। ये तरीका बिल्कुल सभी जगह लागू करना ही पड़ेगा। और मैंने यह भी सुझाव दिया है कि जो सरकारें जितना बजट खर्च करती है ना पानी के लिए, उनका एक छोटा सा अंश 10% आप सिर्फ इनको, जो जन आंदोलन में अगुवा बनेंगे और वास्तव में जल संरचनाएं बनाएंगे, वाटर कंजर्वेशन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उनको आप पुरस्कार के रूप में इतना दे दीजिए कि उनका एक लागत मूल्य महत्वपूर्ण रूप में उनका वापस आ जाए। बिल्कुल। आप देखिए कि बहुत बड़ा जो काम सरकार 1 रुपये में करेगी ना, वही काम जनता 20 पैसे में और 10 पैसे में कर लेगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में नीरज मेहरी जी भी जुड़े हैं। जी बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके पास में आऊंगा। नीरज मेहरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, जिस प्रकार से महेंद्र जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर, कई बातों को लेकर समाधान की बात भी लिखी है। वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में अभी इसका प्रकाशन होना है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि देश भर के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो और भी लोग हैं, वो जल संरक्षण को लेकर काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक हमारे जो काम है वो धरातल पर कारगर साबित नहीं हो पाए हैं? देखिए मनीष जी, पंचतत्व जीवन के आधार माने गए हैं। हाँ। और उनमें से एक तत्व जो है जल माना गया है, और जल नहीं तो जीवन नहीं। लेकिन आज विकास की आंधी जो की होड़, जो विलासता भरी जिंदगी जो है, वो बहुत सारी चीजों को दिक्कत खड़ी कर रही है। हम और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर्यावरण के निरंतर खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ पर्यावरण के साथ बहुत सारे दुनिया में देश ऐसे हैं जो अपनी आबादी को स्वच्छ पानी पीने की देने की स्थिति में भी नहीं है, मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार योजनाएं चला रही है, क्या धरातल पे वो सही से नहीं उतार पा रही है, या उनके लोग जो संस्थाएं उसमें काम कर रही हैं,
वो केवल फॉर्मेलिटी कर रही हैं, कुएं खोद रही हैं, बोरिंग होती है, बोरिंग का सिस्टम ये कर रखा है उन्होंने कि जहां पानी आ गया वहीं छोड़ दिया। ऐसा नहीं, पानी और नीचे तक अगर आप बोरिंग करते हैं, हालांकि भूगर्भ विभाग ने जो बताया उसमें प्रतिदिन जल का स्तर गिरता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस पे संस्थाएं, जो समाज सेवी संस्थाएं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर उनका प्रोत्साहन होता है तो निश्चित रूप से वो बिना लालच के निस्वार्थ वो काम कर रहे हैं, अपने पैसे से काम कर रहे हैं। अगर सरकार उनको प्रोत्साहन देती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या जो आने वाले भविष्य में हमारे सामने खड़ी होगी, उससे हम बहुत अच्छी तरह से लड़ सकेंगे, उससे निजात पा सकेंगे, देश की जनता को एक अच्छी चीज मिल सकेगी। आज के जो हालात हैं उससे साफ नजर आता है कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के साथ अभी हम 20 रुपए का 1 लीटर पानी खरीद रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं, जब अगर आप 10, 12, 15 साल पीछे चले जाएंगे तो 20 रुपए में पेट्रोल मिलता था 1 लीटर, आज 100 रुपए में हो गया। बिल्कुल। तो यही हालात पेट्रोल से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पानी होगा और हमें जो है 100 रुपए में 1 लीटर पानी खरीदना होगा। तो इस पे सरकार के साथ साथ जो अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकार निश्चित रूप उनको बढ़ावा दे और इस समस्या का निदान निकाले। जो प्रधानमंत्री की योजना चल रही है घर घर जल, घर घर पानी की, तो वो योजना कहाँ है? दिल्ली देश की राजधानी है, अगर वो दिल्ली में ही उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो उसकी धरातल में क्या देखें जब देश की राजधानी भी नहीं उपलब्ध होगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है, उसको सरकार को बहुत जल्दी गंभीरता से विचार। देखिए सालों, बिल्कुल ठीक है। देखिए महेंद्र जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। सालों पहले हम ये कहा करते थे कि क्या अगला जो युद्ध होने वाला है क्या वो जल को लेकर होगा, लेकिन अभी की जो परिस्थिति अगर हम आपको देखें, आपने भी तस्वीरें देखी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से, तो दिल्ली में जिस प्रकार से एक टैंकरों में सैकड़ों लोग पीछा कर रहे हैं, पाइप लेकर दौड़ रहे हैं, ये भी तो एक युद्ध की ही स्थिति है। गृह युद्ध तो हर दिन होता रहता है। हम अपने आप से युद्ध कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य से युद्ध कर रहे हैं, अपने पर्यावरण से युद्ध कर रहे हैं। देखिए मेरी पुस्तक ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, पहले ही से आ चुकी है, पुस्तक हाल ही में आई है जी। और उसमें हमारे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे भी एक चैप्टर है। हाँ। और वायु प्रदूषण है। हाँ। और ये जो ये तो महसूस कर रहे हैं, पुलिस लाइनों में दो पड़ोसी जी आपस में इसलिए लड़ते हैं कि साहब पहले मैं अपनी बाल्टी भरूंगा, फिर लोग कहेंगे एसपी साहब हमें चौथी मंजिल और तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पे हमें क्वार्टर आवंटित कर दीजिए। ये गृह युद्ध तो हर दिन हो रहा है, पड़ोसियों के साथ तो हर दिन युद्ध हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, युद्ध तो हो रहा है लेकिन परिस्थिति जो है वो विकराल है, संकट है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने जल और जो स्रोत है, हमारे पानी के जो स्रोत है, उनका संरक्षण न करके, उनका संवर्धन न करके, बल्कि उनका दोहन किया है। अब जब हमने उनका दोहन किया है तो उसके परिणाम क्या है? देखिए जीवन भी खतरे में है, कृषि भी खतरे में है, इसके अलावा हमारे जो वायुमंडल है वो भी खतरे में है, क्योंकि देखिए 150 जलाशय है, उसमें सबसे बड़ी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। अभी 25% पानी हमारे पास बचा हुआ है। ये हमारी 2024 की भंडारण क्षमता है। अगर अभी हम नहीं चेते तो मुझे लगता है कि 2-4-20 साल की बात नहीं करेंगे, अगले ही साल देखिएगा 2025 में क्या होने वाला है। इससे बेहतर, इससे बड़ी और तस्वीर होगी, भयावह तस्वीर होगी। महेंद्र जी बिल्कुल भयावह तस्वीर ये तो अभी से होनी है। ये तो स्थिति यह है कि मान लिया झारखंड है, अभी कुछ दिनों पहले मैं लगातार 2023 में कई जिलों में, झारखंड के 6 जिलों में, 7 जिलों में मैंने गांव-गांव जा करके वीडियो को मोबिलाइज करके, वीडियो को साथ लेकर के और कोडरमा और हजारीबाग जिलों को, धनबाद को, रामगढ़ जिलों में डीसी और डीडीसी के सहयोग से जल संरक्षण पर कई कार्यशालाएं की और उसमें हमने श्रम दान के द्वारा, वॉलंटरी लेबर के द्वारा गांव-गांव भी यह कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया। अब उसमें देखिएगा कि पिछले वर्ष झारखंड में अकाल पड़ता सिचुएशन, और उसके बाद क्या हुआ, खेती लगभग जीरो हो गई। हमारे बचपन में 3 फसली खेती होती थी, आज जहाँ 2 फसली भी नहीं, 1 फसली भी पूरी नहीं। तो यह जो स्थिति है, इसका समाधान निकालने के बजाय मैं जब हजारीबाग के सदर ब्लॉक में गया एक गांव में,
जब तो उन्होंने कहा कि पानी चाहिए, कौन सा पानी चाहिए भाई? पीने वाला पानी बस घर घर चाहिए। मतलब ये कि हर घर नल वाली योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की उनको चाहिए। तो हम्म मैंने कहा भैया ये पानी जहाँ से आता है, हम्म अगर वो तो जमीन का स्रोत है, भूजल है, हम्म तो ग्राउंड वाटर जब डिप्लीट हो जाएगा तब ये पानी तुम्हें कहाँ से मिलेगा, नल आ भी गया तो। बिल्कुल। और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। हमने लोगों को बिल्कुल भिखमंगा बना के छोड़ दिया है कि जो करे सरकार करे, जो करे हमें कुछ ना करना पड़े। हम्म मतलब हमको प्यास भी लगेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें लाके पानी देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी हमें पानी देंगे। यह तो स्थिति हमारी होगी, हमारी कार्य संस्कृति ऐसी हो गई है। नहीं तो जबकि ये एक परिस्थिति जमाना भी तो था। सर, ये परिस्थिति तो राजनीति है ने ही बनाई है, राजनेताओं ने ही बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो फ्री की रेबड़ियां बांटी, मुफ्त की रेबड़ियां बांटी, उसका परिणाम आज हम देख पा रहे हैं कि जनता इतना भी नहीं कर पा रही है कि हम अपने स्रोतों को बढ़ा सकें। लेकिन पिछले समय क्या होता था, हम ये भी देखते थे कि पुराने समय में जब हमारे जो दादाजी जीवित थे या जो पुराने लोग जीवित थे, आपने भी वो तस्वीरें तो बहुत अच्छे से देखी होगी, हम तो अभी नए उम्र के हैं लेकिन आप तो बहुत पुरानी उम्र के हैं, कि जब पानी की समस्या को लेकर जब भी कभी होती थी तो बड़े बड़े कुएं तालाब खोदे जाते थे, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते थे, और हमारे जो खेत बने हैं सर, आज भी उन खेतों की जो मैड़ होती है उनमें हरे भरे वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन आज वो तस्वीरें बिल्कुल अलग है। मैं आपको ये बता दूं कि आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं, मैं तो अपने मॉडल डेवलप किया है। मेरे 4 पैटेंट्स, 4 अपने द्वारा वैज्ञानिक रूप से विकसित मॉडल मैंने दिया है कि तालाब आज की तारीख में कैसा होना चाहिए। क्योंकि तालाब से जब वाष्पीकरण हो रहा है, जब बारिश कम होगी तो वह वाष्पीकरण की गति और तेज होती है। तो वैसी स्थिति में तालाब का नया मॉडल क्या होना चाहिए वो मैंने दिया है, और इसको मैंने झांसी में 33 बटालियन पीएससी में बनाकर भी दिखा दिया है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ। उसके अलावा किताबें जो पढ़ी है वो पूरे हिंदुस्तान की करीब करीब सारी उपलब्ध पुस्तकें मैं इस पर देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। तो लेकिन हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। हम तो 4 नए मॉडल दिए, 8 मॉडल मैंने दिया, जिसमें 4 तो पेटेंटेड है। और पेटेंट पर हर वर्ष मेरी जेब से फीस जमा होनी है सरकार को, लेकिन मैंने पूरे देश को अपनी पुस्तक के माध्यम से ये सारे पेटेंट भारत की जनता को गिफ्ट कर दिया है, मुफ्त। बिल्कुल, और अब उसके क्रियान्वयन की ज़रूरत है, मुझे लगता है उसके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट कैसे सरकार करेगी, कैसे जनता करेगी। अंतिम सवाल नीरज जी आप ही से ले लेता हूं। जिस प्रकार से हम जलाशयों की जो भंडारण क्षमता है वो देख पा रहे हैं कि इसी समय पिछले साल की अगर बात करें तो 38% थी, लेकिन इस साल एक ही साल में देखिए कितनी कमी आई कि 23% पर ये आंकड़ा है। और अगर अगले ही साल की अगर हम बात करें इन फ्यूचर की, तो मुझे लगता है 23 से घट करके 13% तक रह जाएगा। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मनीष जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज हम आपको और थोड़ी सी बताना चाहेंगे कि इस समय भारत पेयजल संकट के, एग्रीकल्चर कृषि उपयोग भूमि के लिए भी जल के संकट से गुजर रहा है। इस संकट को निवारण करने के लिए जो मुझे लगा, मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा, जैसे अभी आदरणीय सर ने भी कहा, बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे किताब लिखी है। तो मुझे लगता है कि ये अब तक जो हम पानी का उपयोग किस तरह करें, एक तो हमें इस पर विचार करना होगा, दूसरा कि भविष्य में हमें पानी का उपयोग कैसे करें ये नुकसान हो, तीसरा कि इस जल संकट से ऐसे कदम उठाए जाए जिससे हमारे जल को बचाया जा सके। तो निश्चित रूप से जो हम पानी नहाने में या अन्य दुनिया के जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें होती है उनमें प्रयोग करते हैं, उस समय अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी चीजें जानने का और जल बचाने का अवसर मिलेगा। और ऐसा हर आदमी को करना चाहिए। सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं वो धरातल पे मुझे लगता है काम नहीं कर पा रही है। सरकार को इस पर भी गंभीरता से देखना चाहिए, राजनीति हटा के पानी के संकट को लाना चाहिए। जैसे अभी पिछले हफ्ते ही हमने आपके साथ डिबेट की थी, जिसमें दिल्ली में जो पानी की समस्या थी, तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि हम टैंकर माफियाओं से लड़ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी कह रही थी कि हम हमारे सांसद हैं, हम पानी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए वाटर क्राइसिस को लेकर के उनकी जो मंत्री है, जल मंत्री हैं,
आती सी वो तो अब धरने पर बैठ गई है, अनशन कर रही थी कि ये सब सियासत की बातें हैं, सियासी बातें हैं। मुझे लगता है धरना प्रदर्शन करने की बजाय उसके समाधान खोजना चाहिए। एक दूसरे स्टेटों पर हम आरोप मढ़कर कि हमको ये साबित नहीं करना चाहिए कि वो छोटा है या हम बड़े हैं या उस किसी को कमतर आंकना, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे संयुक्त रूप से देखा जाना चाहिए, सामूहिक रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं जल संकट है तो उसे सामूहिक रूप से उसका समाधान करें। लेकिन यहाँ तो राजनीति हो रही है। तो फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया सर इस मुद्दे पर बात रखने के लिए, तो क्योंकि समय का अभाव है। बता दें कि अब रसातल में जल तो क्या होगा कल, ये तस्वीरें आज के भारत की है जहां पर देश भर में पानी की किल्लत है। बता दें कि जल संकट की भयंकर जद में है भारत। देश के कई राज्यों में पानी की किल्लत है। मध्य प्रदेश में भी लगातार जल संकट बरकरार है जहां पर लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे देश की सियासत, सरकारें और लोग, आम जनमानस जल संकट को लेकर गंभीर है? क्योंकि जिस प्रकार से इस वर्ष जल संकट देखा गया है, कहीं अगले वर्ष ये परिस्थिति न बने, इसको लेकर कि हम सभी को सामूहिक रूप से कदम उठाने पड़ेंगे। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।